ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है, विषय है, प्रकरण है, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा विरचित निबंध भारतीय साहित्य की एकता के प्रमुख गद्यांश से उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस निबंध के दो प्रमुख गद्यांशों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली। आज हम शेष जो 3 गद्यांश है उनकी हम चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित है। ये पाठ्य पुस्तक है प्रतिनिधि निबंध संग्रह। ये बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। तो आज हम प्रस्तुत वीडियो में निश्चित विषय की चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को बीए तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य में अध्ययनरत छात्राएं या विद्यार्थी प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, इसका गौर से अवलोकन करें, तत्पश्चात इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। इसमें रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो छात्राएं ध्यान से वीडियो को देखें। तो पहले हम तीसरा जो गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। तत्पश्चात व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन, विश्लेषण या इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान है। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ, नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण। तो पहले हम इस गद्यांश को, तीसरा जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता इसलिए भी है कि आज संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति बहुत कुछ डावाडोल हो गई है। ब्रिटेन की शक्तियां इतनी बलवती हो गई हैं कि यह नहीं समझ पड़ता कि नया विकास और नया संगठन किस प्रकार होगा। नई सभ्यता के इस संक्रांति काल में भारतवर्ष अपना संतुलन खो दे, यह उचित नहीं होगा। इसके विपरीत यह अधिक आवश्यक है कि वह अपने साहित्य, अपनी कला और अपने जीवन दर्शन द्वारा संसार को एक नया आलोक अथवा एक नवीन दिशा ज्ञान देने की चेष्टा करें। संसार के बड़े बड़े विचारक भी आज प्रकाश के लिए इधर उधर टो लगा रहे हैं। उनमें कुछ की यह भी धारणा है कि भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन दर्शन उन्हें नया मार्ग निर्देश दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नई प्रगति को दौड़कर अपनाने की अपेक्षा अपने साहित्यिक वैभव की ओर दृष्टिपात करना अधिक अच्छा होगा। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं या इसका विवेचन, विश्लेषण या समीक्षा करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित या लिखित
निबंध भारतीय साहित्य की एकता शीर्षक से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम दूसरा जो सोपान है इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड में आचार्य वाजपेयी जी ने भारतीय साहित्य की एकता को बनाए रखने वाले कारणों का विवेचन किया है, साथ ही यह भी बताया कि हमें भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने वाले तत्वों की आवश्यकता है। अब हम अगले सोपान में प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी भारतीय साहित्य की एकता पर जोर देने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए यह कहते हैं कि वर्तमान समय बड़ी ही तेजी से दौड़ रहा है। भागम भाग के इस परिवेश में सब जगह नवीनता का वातावरण बना हुआ है। चारों ओर नवीनता, नयापन दिखाई दे रहा है, लेकिन नवीनता से विषमता भी पैदा हो गई है। ये भी गौर करने की बात है। यही कारण है कि संसार के समक्ष भविष्य की स्थिति डावाडोल सी लगती है। आज हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति आगे चलकर हमारे लिए घातक भविष्य बना रही है। भविष्य की इसी आशंका एवं डावाडोल कर देने वाली स्थिति के कारण ही भारतीय साहित्य की एकता की आवश्यकता दिन प्रतिदिन महसूस की जा रही है। आगे वाजपेयी जी कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में आज निर्माणहीनता और निष्क्रियता के साथ साथ विनाशकारी शक्तियां भी अत्यंत सजग हैं। इंसान सृजन के नाम पर विध्वंस को निमंत्रण दे रहा है। सृजन कम हो रहा है और विध्वंस ज़्यादा हो रहा है। जिसे हम नया विकास और नया संगठन कहते हैं वही हमारे विनाश की भूमिका भी तैयार कर रहा प्रतीत होता है। साथ साथ क्या है, विनाश की भूमिका भी तैयार हो रही। आचार्य वाजपेयी जी ने ये कहा है कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने साहित्य, कला एवं दर्शन के माध्यम से संसार भर को ज्ञान का नया आलोक दे सकें, नया प्रकाश दे सकें, नई दिशा और दशा प्रदान कर सकें और संसार वासियों के लिए नवीन दिशा ज्ञान दें। अभिप्राय यह है कि भारतीय कला, साहित्य, दर्शन इतने सक्षम, परिपक्व और सृजनधर्मी है कि इनसे हम पूरे संसार को ज्ञान के आलोक से प्रकाशित कर सर्वदा नवीन दिशा दे सकते हैं, नई दिशा और नई स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आचार्य जी का मानना है कि आज विश्व भर के प्रबुद्ध लोग एवं विचारक भारत की ओर ज्ञान के प्रकाश के लिए देख रहे हैं, क्योंकि सर्वप्रथम ज्ञान का सूर्योदय भारत में हुआ है। हमने विश्व को क्या है, ज्ञान की शिक्षा दी है, धर्म की शिक्षा दी है। उन्हें यह आशा है कि भारत से ही हमें प्रकाश मिल सकता है। विदेशी विद्वानों में से अधिकांश लोगों की यह दृढ़ मान्यता है कि भारतीय साहित्य एवं जीवन दर्शन में वह शक्ति एवं क्षमता है जो उन्हें नया मार्ग निर्देशन कर सकती है। गद्यावतरण के अंतिम अंश में वाजपेयी जी ने कहा है या कहते हैं कि आज हम प्रगति को अवश्य अपनाएं, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन अतीत एवं पारंपरिक प्रगति को उसकी सांस्कृतिक विरासत के साथ अपनाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमें नवीन प्रगतिशील दृष्टि अपनाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक चिंतन पद्धति भी विकसित करनी होगी। हमें पारंपरिक चिंतन पद्धति को विकसित करने के कर्तव्य को समझना होगा, तभी जाकर के हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या के 4 जो सोपान है उसमें अंतिम सोपान, चौथा सोपान है, इसका कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य वाजपेयी जी ने भारतीय साहित्य की एकता की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है तथा वाजपेयी जी ने भारत एवं विश्व के आदर्शों में स्थित अंतर को भी स्पष्ट किया है, और जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया है कि भारतीय आदर्श विश्व के आदर्श से श्रेष्ठ है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तथा प्रस्तुत गद्यांश की भाषा परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ है, शैली प्रभावात्मक और विवेचनात्मक है, और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगला हम जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। जिस प्रकार ग्रीक रोमन सभ्यता के चरम उत्कर्ष के पश्चात वर्जिल का महाकाव्य लिखा गया, उसी प्रकार भारतीय सभ्यता के चरम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात माघ और भारवी जैसे कवियों की कृतियां प्रकाश में आई। शैली का सौंदर्य इसमें चरम कोटि का मिलेगा, किंतु भावोत्कर्ष बहुत कुछ क्षीण होने लगा है। भाषा का सर्वोत्तम परिष्कार इन कृतियों में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। एक एक श्लोक के 5-5 और 7-7 अर्थ जिस निपुणता से निकाले जाते हैं वे भाषा की चरम सिद्धि के परिणाम हैं। भट्टी काव्य को साहित्य का ग्रंथ भी कहा जाता है और उसे व्याकरण का ग्रंथ भी कहते हैं। कितने महान अधिकार को लेकर उसकी रचना की गई थी। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण या इसकी 6% व्याख्याएँ करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यखंड या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित या लिखित निबंध भारतीय साहित्य की एकता शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार वाजपेयी जी ने सभ्यता, शैली, सौंदर्य, भाषा, भाव और व्याकरण इन सभी तथ्यों का भारत और अन्य देशों के साहित्य की तुलनात्मक विचारधारा का प्रतिपादन किया है। अब हम इसका अगला जो सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इस अवतरण में भारतीय साहित्यकारों और उनकी कृतियों का गहन अध्ययन उपरांत उनकी महत्ता को, उनकी इम्पोर्टेंसी को स्थापित किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार ग्रीक रोमन सभ्यता शिखर पर प्रतिष्ठित हुई, वर्जिल का महाकाव्य लिखा गया, उसी प्रकार भारतीय सभ्यता भी अपने आप को शिखर पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात संस्कृत कवि माघ और भारवी जैसे साहित्यकारों की कृतियां प्रकाश में आईं, तो साहित्य मनीषियों ने शैली का अवलोकन किया जो चरम बिंदु पर पहुंच चुका था, किंतु भाव का उत्कर्ष अब क्षीण होने लगा है। यानी कहने का तात्पर्य माघ और भारवी जैसे साहित्यकार अब हमें देखने को नहीं मिलते। उनकी कृतियों में या उनके काव्यों में गहनता, गंभीरता, भाषा शैली, सौंदर्य, भाव बहुत ही उच्च कोटि का मिलता है। भाषा की दृष्टि से ये कृतियां सर्वोत्तम परिष्कार से युक्त है। बिल्कुल श्रेष्ठ भाषा इसमें प्रयुक्त हुई है इन कृतियों में। सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि एक एक श्लोक के 5-5 और 7-7 अर्थ जिस कुशलता और निपुणता से निकलते हैं,
ये भाषा की चरम सिद्धि का परिणाम है। कितना भाषा पर उनको उनकी पकड़ थी। भारतीय साहित्य के लिए बड़े गर्व का विषय है कि ऐसा चमत्कार अन्य देशों अथवा अन्य भाषाओं में लिखे गए साहित्य में नहीं मिलेगा। जो भारतीय साहित्य में मिलता है वो विश्व के अन्य किसी भी देश के साहित्य के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। ये केवल भारतीय साहित्य में ही संभव है। इसी में हम देख सकते हैं भारतीय जो लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है, उसी में क्या है ये खूबियाँ हमें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार भट्टी काव्य को साहित्य का ग्रंथ कहा जाता है, अच्छा श्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है, और उसे व्याकरण का ग्रंथ भी कहते हैं। अब देखिए साहित्य का ग्रंथ भी है और व्याकरण का भी उसमें चित्रण हुआ है। कितना गजब का मतलब क्या है, संयोजन किया है। दुनिया की ऐसी कोई रचना नहीं जो साहित्य का ग्रंथ और व्याकरण का ग्रंथ कहलाया जा सकता है। ये केवल भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। यह भी गर्व की बात है कि कितना महान अधिकार लेकर उसकी रचना की गई थी। धन्य ऐसे कवियों को। इस तरह निबंधकार ने भारतीय साहित्य की मूलभूत शक्ति उसकी एकता में निहित बताया है कि भारतीय सभ्यता साहित्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य और संस्कृति है। अब हम प्रस्तुतो गद्यांश की इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या यूँ कहें कि इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य वाजपेयी जी ने भारतीय साहित्य को दुनिया के साहित्य से सर्वोपरि प्रतिष्ठित किया है तथा सभ्यता, संस्कृति, भाषा शैली, भावों और अर्थों की दृष्टि से दुनिया का साहित्य हमारे भारतीय साहित्य के समक्ष बौना प्रतीत होता है, छोटा प्रतीत होता है। और प्रस्तुत गद्य खंड में संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथा भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, शैली आलोचनात्मक है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज, सरल, सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब अगला 5वां गद्यांश या अंतिम गद्यांश है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर। भारतीय जनता अपने ऐतिहासिक जीवन में बराबर देखती आई है कि साहित्य देश को अविभाजित करने का साधन कभी नहीं रहा है। यह सदैव उसे संयोजित, संगठित करने का माध्यम रहा है। काव्य विविधता में अंतर्निहित एकता इस देश की संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। हमारा प्राचीन साहित्य विकास इसका निर्देशक रहा है। भविष्य में भी यह एकता प्रतिष्ठित होगी और स्थिर होकर रहेगी, इसमें संदेह करने के लिए अधिक स्थान नहीं है। इतिहास तो लक्ष्य की ओर संकेत करता है कि जब कभी हमारे देश में भाषा और साहित्य की यह संयोजक शक्ति कम हुई है और पृथकता तथा विदेशी प्रभावों का प्रबल हुआ है, तब सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में संकट आया है और हमें राष्ट्रीय दुर्दिन देखने पड़े हैं। भारतीय साहित्य की एकता का आदर्श सदैव हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए अक्षय प्रेरणा स्रोत रहा है और रहना चाहिए। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण या फिर इसका सप्रसंग इसकी व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा विरचित या लिखित निबंध भारतीय साहित्य की एकता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड या गद्यावतरण में लेखक ने यह बताया है कि भारत की जनता की संगठितता और एकता रूपी विशेषता का वर्णन किया है, साथ ही विदेशियों और उनके साहित्य के प्रभाव का बड़ी कुशलता पूर्वक वर्णन किया गया है। या फिर बाद में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता यह अनुभव करती है कि साहित्य कभी भी किसी भी देश को विभाजित नहीं कर सकता है। तो ये इसका प्रसंग है। अब हम प्रस्तुत जो गद्यांश है, गद्य खंड है, उसका भावार्थ जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने बतलाया है कि जब अंग्रेजों का आगमन हमारे देश में हुआ, अंग्रेज बाहर से आए, उनका आगमन हमारे देश में हो गया, तब हमारे देश पर जो प्रभाव पड़ा, उस अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति और साहित्य का जो प्रभाव पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया साहित्यिक निर्माण में देखी गई। वे भी विलक्षण रूप से समान था, कोई विशेष नहीं था उसमें। कुछ समय तक विदेशी सभ्यता की चकाचौंध, फिर एक नया परिवर्तन या पुनरुत्थान हुआ, फिर राष्ट्रीयता का प्रशस्तिगान, और अंततः स्वच्छंद काव्य की प्रवृत्तियां प्राय सभी प्रांतों में एक सी पाई जाती है। चाहे राजस्थान को देख लो, महाराष्ट्र को देख लो, गुजरात को देख लो, दक्षिण भारत को देख लो, कहीं भी जाकर देखो, हमारे साहित्य के अंदर राष्ट्रीय एकता कूट कूट भरी हुई है। एक प्रदेश का साहित्य दूसरे प्रदेश के साहित्य से संबंधित है, रिलेटेड है और जोड़ने का काम करता है। साहित्य कभी भी क्या है, साहित्य तोड़ने का कार्य आज तक नहीं किया, साहित्य निर्माण का कार्य करता है, लोगों में मानवता को उत्पन्न करता है, मानवता का विकास करते हैं, लोगों को सभ्यता संस्कृति, उनका कहने का तात्पर्य हर दृष्टि से वो परिष्कार करने का कार्य साहित्य करता है। आज हमारे देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक और विद्वान इस बार थोड़े बहुत सशंकित हो रहे हैं, थोड़े हिचकिचा रहे हैं कि हिंदी के राष्ट्रभाषा हो जाने से उनकी प्रादेशिक भाषा या साहित्य को कोई क्षति पहुंचेगी, कोई नुकसान होगा। लेकिन गलत है। किंतु भारतीय इतिहास इस शंका को निर्मूल सिद्ध करता है कि अनावश्यक रूप से लोग बाग विचलित हो रहे हैं, शंकित हो रहे हैं। भारतीय जनता अपनी ऐतिहासिक जीवन बराबर देखती आई है कि साहित्य देश को विभाजित करने का साधन कभी नहीं रहा, बल्कि साहित्य सदैव उसे संयोजित और संगठित करने का माध्यम रहा है। साहित्य ने देश की सभ्यता संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम की विविधता में निहित एकता इस देश की संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। या काव्य की विविधता, इसीलिए तो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक कालजयी शाश्वत विशेषता है कि विविधता में एकता यहाँ देखने को मिलती है। विविध धर्मों के, विविध संप्रदायों के, विविध भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, भाषाओं को, संस्कृतियों को, धर्मों को मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय
एकता के सूत्र में ये सब बंधे हुए हैं, एक दूसरे से वो अटैचमेंट है, एक दूसरे से संबंधित है। हमारा प्राचीन साहित्यिक विकास इसका द्योतक है। लेखक की विचारधारा से स्पष्ट होता है कि साहित्य के माध्यम से हम भारतवासी एकता के सूत्र में माला की तरह गुथे हुए हैं। जिस तरह माला में क्या है, तरह तरह के बीज है, हीरे, वो गुछे रहते हैं और माला का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से विविध तरह के धर्म, संस्कृति, संप्रदाय, जाति और मत मतांतरों को मानने वाले लोग राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हैं। जब वो देश पर किसी तरह का कोई संकट आता है तो सब लोग एक होकर के उसका सामना करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं। गुथे हुए हैं और आगे भी रहेंगे। यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसमें संदेह की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। किसी तरह की कोई शंका या संदेह या सस्पेंस नहीं होना चाहिए। हमारा इतिहास तो इस लक्ष्य की ओर संकेत करता है कि जब कभी हमारे देश में भाषा और साहित्य की यह संयोजक शक्ति कम हुई है, पृथकता तथा विदेशी प्रभावों का जोर दिखाई दे रहा है, इससे तब सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों का संकट आया है और परिणामतः हमें राष्ट्रीय दुर्दिन देखने पड़े हैं। इतना सब होने के बावजूद भी भारतीय साहित्य की एकता का आदर्श सदैव हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए अक्षय का यानी कभी भी इसका क्षरण नहीं हुआ है, अक्षय प्रेरणा स्रोत रहा है और आगे भी यह अपने आदर्श और विशेषता को संजोए रहेगी। या यूं कहें कि जो आदर्श या भारतीय साहित्य की एकता के मूल में जो आदर्श हैं, वही राष्ट्रीय एकता की कभी न खत्म होने वाली कड़ी है। वास्तव में भारतीय साहित्य की एकता का आदर्श हमारा राष्ट्रीय आदर्श होना चाहिए। इस और कभी हमें आगाह करता है, सावचेत करता है तो ये इस गद्यांश की या गद्यखंड की या गद्यावतरण की या गद्यावतरण का ये भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में निबंधकार ने प्राचीन भारतीय साहित्य के विकास, उसके प्रभाव एवं स्वरूप के संबंध में अपनी प्रौढ़ चिंतना प्रस्तुत की गई है। अपने प्रौढ़ जो विचार हैं, चिंतन है, उनको प्रस्तुत किया है तथा लेखक ने बताया है कि साहित्य सदैव निर्माणकारी होता है, विध्वंसकारी नहीं होता है। साहित्य क्या है, हर समय निर्माण का कार्य करता है। विध्वंस का, विनाश का काम साहित्य ने ना तो पहले किया है और ना भविष्य में करेगा। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का कार्य साहित्य के द्वारा होता है। विनाश या नष्ट करने का कार्य साहित्य नहीं करता है। और प्रस्तुत गद्यांश की, गद्यखंड की भाषा शैली विचारानुकूल, सरल, सरस, प्रभोपादक शैली, निर्णयात्मक, निष्कर्षात्मक, विश्लेषण परक है। और प्रस्तुत गद्यांश की या यूँ कहें कि इसकी भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला जो
निबंध है, शायद तो ये कुटज जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा जो निबंध है कुटज, ये ललित निबंध है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।